हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक थ्रिलर एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई है। यहाँ पे हमें फुल पॉलिटिक्स दिखाया गया है, जिसमें दिखा है कि कैसे एक गांव की अनपढ़ औरत सीएम बन जाती है और पूरे बिहार राज्य को चलाती है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ महारानी सीरीज की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में हमें दिखाया गया है दिलीप को, जो कि राय साहब के घर पे जा रहा है, जहाँ पे उसकी वाइफ काम करती है, जो कि बहुत दिनों से काम पे नहीं आई है। यहाँ पे ऊंची जाति और नीची जाति का भेद दिखाया है। यहाँ पे दिलीप राय साहब को बताता है कि अब से मेरी वाइफ काम पे नहीं आएगी। ये सुन के राय साहब को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वहां से जा ही रहा होता है कि राय साहब का आदमी उसे गोली मार के मार डाला। कहानी में हमें आगे दिखाया गया है अभी हाल ही में बने हुए सीएम बीमा भारती को, जो कि पिछड़े यानी कि निजी जाति के होते हैं। वो बहुत वक्त के बाद अपने घर पे जा रहे होते हैं। वो अपने गांव में जाते हैं, जहाँ पे उनका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत होता है। इतने दिनों के बाद आने की वजह से उनकी पत्नी रानी भारती उनसे गुस्सा होती है और उन्हें अंदर नहीं आने देती। तभी उनके बच्चे अपने पिता से मिलने की जिद करते हैं और आखिर में बच्चों की बात सुन के रानी भारती अपने पति को अंदर आने देती है। उसके बाद रानी अपने पति से शिकायतें करती है और वह उन्हें मनाते हैं। आगे दिखाया है रानी सीएम भारती से गाय धोने का और दूध बेचने का काम भी करवाती है। आगे हमें ओपोजिशन लीडर नवीन को बताया हुआ है, जो कि एमएलए प्रेम कुमार से बात करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ एमएलए बोलते हैं कि बीमा भारती डिजर्विंग कैंडिडेट है सीएम बनने के लिए। ये सुन के नवीन कुमार को गुस्सा आ जाता है और वो उनके कपड़े निकाल के दूसरे मंत्रियों के सामने उनकी इंसल्ट कर देते हैं। कहानी में हमें आगे शंकर महतो को बताया है, जो कि पिछड़ों यानी कि नीची जाति का सरदार होता है, जो कि राय साहब को उठा के ले आता है और दिलीप को मारने के लिए वो उसे सबके सामने मार डालता है और उसके साथ और 10 लोगों को भी वो मार डालता है। इस मेरुना हत्याकांड में मृतकों के परिवार को सांत्वना देने के लिए सीएम भारती आते हैं और डीजीपी सिद्धांत गौतम को वार्न करते हैं। इस हत्याकांड को लेकर पब्लिक में बहुत ही ज्यादा आक्रोश दिखाया गया है। यहाँ पे नवीन बाबू की एंट्री होती है। इस मेरुना हत्याकांड के विरोध में वो भूख हड़ताल करते हैं और बताते हैं कि इस हत्याकांड में सीएम साहब का हाथ है। इस हत्याकांड के बदले में वो बीमा भारती से इस्तीफा मांगते हैं। तभी बीमा भारती भी वहीं आ जाते हैं और नवीन बाबू और बीमा भारती एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। आगे दिखाया है बीमा भारती अपने सीएम आवास में होते हैं, तभी वहां पे भोरा बाबू का फोन आ जाता है, जो कि दिल्ली हाईकमान के अध्यक्ष होते हैं। वो सीएम भारती को राजनीति सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम भारती उसे हंसकर टाल देते हैं। दूसरी ओर हमें प्रेम कुमार को दिखाया है, जो कि एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहाँ पे वो शंकर महतो का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो वहां आ जाता है, तभी वो उसे थैले भर के पैसे दे देते हैं। शंकर महतो वहां से निकल ही रहा होता है कि वहां पे पुलिस आ जाती है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। प्रेम कुमार वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं और शंकर महतो वहां से भाग निकलते हैं। वहीं प्रेम कुमार को पैसों के साथ रंगे हाथ पकड़ा लिया जाता है। प्रेम कुमार नवीन बाबू के पक्ष के सबसे करीबी माने जाते थे, तो इसीलिए नवीन बाबू पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे जाके डीजीपी गौतम को जूते फेंकते हैं और बताते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। बाद में डीजीपी को एक प्रेस जारी करने के लिए कहते हैं और उसमें लिखाते हैं कि प्रेम कुमार का मेरे साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन पुलिस डीजीपी मना कर देते हैं। तभी फिर से यही नवीन बाबू पुलिस डीजीपी को वही जात पात का सबक पढ़ाते हैं और नवीन बाबू वहां से गुस्सा होकर चले जाते। कहानी में आगे हमें छठ की पूजा दिखाई है, जहाँ पे सीएम बीमा भारती की पत्नी रानी भारती अपने पति का इंतजार करती छठ पूजा करती है। तभी सीएम वहीं पे आ जाते हैं और वो लोग पूजा कर ही रहे होते हैं कि दो लोग आते हैं और सीएम भारती पे गोलियां चला देते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। उन्हें तुरंत ही पटना हॉस्पिटल ले आते हैं। आगे हमें कावेरी को दिखाया है, जो पहले ही डीएम थी और अभी सीएम साहब के साथ काम करती होती है। और वहीं पे मिश्रा जी आ जाते हैं और पुलिस को वार्निंग देते हैं और उन लड़कों को पकड़ने के लिए कहते हैं। रानी भारती का बहुत ही बुरा हाल था, तभी मिश्रा कावेरी को बच्चों को सीएम आवास पहुंचाने के लिए कहते हैं। रानी भारती मिश्रा जी से सवाल जवाब कर ही रही होती है कि तहाँ भी वहां पे गौरी शंकर आ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सीएम को पैरालिटिक अटैक आया है। यहाँ पे मिश्रा जी रानी भारती को सीएम के कमरे में ले जाते हैं, तभी वहां पे पीछे पीछे गौरी शंकर भी चले आते हैं और सीएम से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिश्रा जी उन्हें बताते हैं कि सीएम अभी बात नहीं कर सकते। वो रानी से मिलते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पे नवीन बाबू अपने पूरे दल को लेके आते हैं। उसे देखकर मिश्रा जी डॉक्टर को कहते हैं कि सीएम को अभी के अभी डिस्चार्ज कर दीजिए। तभी कावेरी बताती है कि सीएम को घर पे ले जाना रिस्की है। तभी मिश्रा जी बताते हैं कि बाहर जंग का माहौल है और हमारा सेनापति गायक है।
सीएम को घर पे देख कर रानी भारती खुश हो जाती है। तभी गौरीशंकर मिश्रा जी को तुरंत ही अपने यहाँ पे बुला लेते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि सभी एमएलए और नवीन बाबू के साथ भूरा बाबू भी वहाँ पे उपस्थित थे। उनके सामने नवीन बाबू बताते हैं कि कैसे मिश्रा जी सबको सीएम की हेल्थ को लेकर झूठ बोल रहे हैं। वो डॉक्टर्स को लेके आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि सीएम क्रिटिकल है और उसने जो भी किया वो मिश्रा जी के कहने से किया। तभी भोरा बाबू और गौरीशंकर सीएम आवास आते हैं और गाय भैंसों को देख के वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये सीएम आवास है या तबीला। भोरा बाबू बीमा को मिलते हैं और वर्किंग कमेटी में रिजोल्यूशन लाने के लिए उनका इस्तीफा मांगते हैं। तभी गौरी बाबू बहुमत की बात करते हैं और भोरा बाबू कहते हैं कि मैं बहुमत की प्रक्रिया आगे बढ़ाता हूँ, आप अपना उत्तराधिकारी चुन लीजिए। भोरा बाबू सभी एमएलए को बुलाते हैं और वन बाय वन सबका वोट लेना स्टार्ट करते हैं। दूसरी ओर दिखाया गया है नवीन बाबू को। नवीन बाबू अपनी चाल चल रहे होते हैं और वो बीमा की पार्टी के 10 लोगों को टारगेट करने की बात करते हैं। वो कैसे भी उन 10 लोगों का वोट अपने साइड करने की कोशिश में सबको लगा देते हैं। नवीन बाबू को लोग उन 10 लोगों को अपनी साइड करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। किसी को पैसे देते हैं तो किसी को कुछ। दूसरी ओर हमें मिश्रा जी को दिखाया गया है। मिश्रा जी परेशान होते हैं कि कल क्या होगा। तभी बीमा भारती अपनी चाल चलते हैं और वोटिंग का दिन आता है। रेडियो में समाचार सुनते ही कि बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया है, ये सुन के रानी भारती खुश हो जाती है। गौरी बाबू को बताया गया होता है कि उन्हें सीएम बनाने वाले हैं, इसीलिए गौरी बाबू अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है और सीएम बनाते हैं बीमा भारती अपनी अनपढ़ गंवार वाइफ रानी भारती को। कहानी में आगे हमें राजभवन दिखाया है, जहाँ पे महामहिम को दिखाया गया है। वो अपनी पत्नी से बात करते हैं और रानी भारती को गूंगी गुड़िया यानी कि इंदिरा गांधी के साथ कंपेयर करते हैं। रानी भारती शपथ समारोह में आते हैं। रानी भारती बहुत ही घबराई हुई होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। रानी भारती को स्टेज पे बुलाते हैं। वहाँ पे महामहिम और बाकी सारे एमएलए भी होते हैं। शपथ समारोह में रानी भारती शपथ लेती है, लेकिन उसका बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है। सबको देख के रानी भारती घबरा जाती है। बिहार में सभी लोगों के मुंह पे सिर्फ एक ही बात होती है, साहेब, बीवी और बिहार। रानी भारती अपने कमरे में बंद बैठी होती है। तभी वहाँ पे कावेरी आती है और रानी भारती को सचिवालय ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ पे मिश्रा जी आते हैं। तभी कावेरी उसे बताती है कि रानी जी आने के लिए मना करती है। मिश्रा जी उन्हें मनाने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती तब मिश्रा जी कावेरी को बताते हैं कि हम रानी जी को जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे और सिक्योरिटी बुलाते हैं। रानी भारती को उठा के ले जाते हैं। रानी भारती को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जाता है। कावेरी उन्हें रेडी होने के लिए बोलती है। रानी भारती सचिवालय आती है। जब उन्हें सभी लोग फूल देते हैं तब उनको अच्छा नहीं लगता। मिश्रा जी कावेरी को बताते हैं कि तुम एक पब्लिक प्रेस जारी करो जिसमें बताओ कि रानी भारती ने अपनी पहली मीटिंग में महिला के सशक्तिकरण के बारे में बात की है। तभी वहाँ पे दिवाकर आता है और मिश्रा जी को बताता है कि रानी भारती को सीएम बना के हमने गलती कर दी है। कहानी में आगे हमें दिखाया है मिश्रा जी को। मिश्रा जी गौरी बाबू को मिलने के लिए आते हैं। गौरी बाबू उससे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बीमा भारती ने उसे सीएम नहीं बनाया। लेकिन तभी मिश्रा जी उन्हें बताते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपको आपकी खुशी वापस मिल जाएगी, करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी आगे बताया है कि कावेरी मिश्रा को बताती है कि मैडम आज भी आने के लिए मना कर रही है। तभी मिश्रा जी तबेले में से रानी भारती को खींच के ले जाते हैं और उन्हें बीमा भारती के सामने खड़ा कर देते हैं। मिश्रा जी उन्हें बताते हैं कि बीमा जी ने बहुत ही भरोसा करके आपको सीएम का पद और बिहार आपके भरोसे छोड़ा है, लेकिन आपको उसकी नहीं पड़ी। यहाँ तक कि बीमा जी पर गोली चली लेकिन आपको उसकी भी नहीं पड़ी। ये सुन के रानी भारती को बहुत ही बुरा लगता है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। कहानी में हमें आगे दिखाया मुखिया को। मुखिया जो कि बड़ी जाति के दिल से होता है, वो अपने लोगों को जातिवाद के खिलाफ भड़काता है। दूसरी ओर हमें कावेरी दिखाई है जो कि अपने पोस्ट पे वापस जाना चाहती है। तभी वहाँ पे रानी भारती आ जाती है और सचिवालय जाने के लिए कहती है। रानी भारती कावेरी से बीमा भारती के ऊपर हुए हमले के बारे में पूछती है। आगे पूछताछ करने के लिए वो डीजीपी गौतम के ऑफिस जाती है। वहाँ पे जाके उन्हें स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लेने के लिए कहती है और गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए भी कहती है। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में हमें आगे दिखाया नवीन को। नवीन बाबू महामहिम के घर जाते हैं जो कि रिश्ते में उनके मौसाजी लगते हैं। वहाँ पे जाके वो उन्हें बताते हैं कि आप रानी भारती को विश्वास मत पेश करने के लिए कहिए। वहाँ पे दोनों पार्टी की विधानसभा की बैठक बुलाई जाती है, जहाँ पे इतने सारे या यूं कहे सिर्फ मर्दों को देखकर रानी भारती शुरू में घबरा जाती है। मीटिंग आगे बढ़ती है और नवीन बाबू पुरजोश में रानी भारती की सरकार का विरोध करती है और उसे जीरो सीएम कहते हैं। यहाँ पे उसे इस्तीफा देने के लिए भी कहते हैं। इसके जवाब में रानी भारती भी उसे करारा जवाब देती है। हालांकि वो अनपढ़
है पर उसे 20 साल का अनुभव है घर चलाने का और कहती है कि जो लड़की घर चला सकती है वो राज्य भी संभाल सकती है। ये सब सुन के उसके सारे पक्ष वाले रानी भाती का सहयोग करते हैं और विश्वासमत रानी भाती के पक्ष में आ जाता है और दूसरी ओर भीमा भी रानी भाती की जीत को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। दिखाया है मुखिया को। मुखिया के सबसे मेन आदमी कुंवर सिंह जो कि लक्ष्मणपुर नाम के गांव में आके सभी पिछड़ों को मारने लगता है और पूरा गांव शमशान बन जाता है। तभी वहां पे मुखिया को भी लोगों को मारते हुए दिखाया गया है। जब भी सत्याकांड का मुआयना करने के लिए रानी भारती आती है तभी बच्चों की हत्या देखकर वो वहाँ पे रोने लगती है। वहाँ से निकलती है और निकल के सीधा वो डीजीपी गौतम और बाकी सारे पुलिस स्टाफ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि 13 दिनों में उसे मुखिया गिरफ्तार हुआ होना चाहिए और वार्निंग देके वहाँ से निकल जाती है। डीजीपी गौतम अपनी चाल चलता है और अपनी लेडी ऑफिसर को गाँव में भेजकर कुंवर सिंह की जासूसी करवाता है, लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है और कुंवर सिंह ही डीजीपी को फंसा देता है। डीजीपी बचने के लिए एमएलए गौरीशंकर को फोन करते हैं। गौरीशंकर से रिश्वत में 70 लाख मांगते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं, लेकिन सूझबूझ से वो लोग मुखिया के राइट हैंड कुंवर सिंह को पकड़ लेते हैं। तभी सीएम रानी भारती उसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और उसे बात करने लगती है। दूसरी ओर हमें महामहिम और भीमा भारती को दिखाया हुआ है। भीमा भारती उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है हम पे गोली किसने चलवाई होगी। तब जवाब में महामहिम बताते हैं कि पूरे बिहार में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन हो सकता है। आगे हमें दिखाता है कि रानी भारती सीएम ऑफिस में बैठी होती है और कावेरी भी वहाँ पे मौजूद होती है। तभी कावेरी उन्हें सभी फाइल्स पढ़कर सुनाती है और बताती है कि वित्त सचिव ने लिखा है कि हमारे पास बिल्कुल भी फंड नहीं है। ये सुन के रानी तुरंत ही वित्त सचिव यानी कि परवेश आलम को मिलने के लिए उनके ऑफिस जाती है। तभी परवेश आलम उन्हें समझाता है कि कोई तो है जो हमारे कोषागारों को खाली कर रहा है और बिहार का पैसा लूट रहा है। तभी रानी भारती उसे इस चीज की तहकीकात करने के लिए कहती है। तहकीकात करने के लिए परवेश आलम रांची ऑफिस जाते हैं और ऑफिसर के पास फाइल मांगते हैं, लेकिन जब ऑफिसर बात को टाल देता है तभी परवेश आलम रात को ऑफिस में जाते हैं और बिल्स की फाइल ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तभी उन पर गोलियां चल जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो वहां से बचकर निकल जाते हैं। इस कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में हमें आगे दिखाया कि सभी एमएलए भीमा बाबू को मिलने के लिए आए हैं। तभी दिवाकर रानी भारती को टेक्निकल सीएम बोलता है। ये सुन के रानी भारती को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से निकल जाती है और कावेरी से टेक्निकल सीएम का मतलब पूछती है। तभी वो उसे बताती है टेक्निकल सीएम यानी कि कागजी सीएम। दूसरे दिन सीएम ऑफिस में वो दिवाकर को बुलाती है और उसके इंसल्ट करती है, यहाँ तक कि वो उसके पास से वित्त सचिव का भाग छीन कर अस्पताल विभाग दे देती है और वित्त सचिव का भाग अपने पास रख लेती है। वहीं महामहिम जब इस न्यूज को टीवी में सुनते हैं तब उनका कहना होता है कि अब गूंगी गुड़िया बोलने लगी है। आगे दिखाया है कि भीमा भारती अपने आप चलने की कोशिश करते हैं। उन्हें देखकर रानी भारती खुश हो जाती है, लेकिन भीमा भारती उन पर गुस्सा होते हैं और वो चाहते हैं कि आपने जिसकी भी बदली की है उसे वापस ले लीजिए और सारे ऑर्डर्स को रद्द कर दीजिए। तभी मिश्रा जी बताते हैं कि अगर सीएम मैडम ने अभी फैसला बदल दिया तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी, इसीलिए आप इस फैसले को थोड़ी देर के बाद बदल दीजिएगा। दूसरी ओर हमें परवेश आलम पुरजोश में तहकीकात करते हुए दिखाए गए हैं और अपनी टीम से भी वो पुरजोश में तहकीकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि घोटाला कहाँ है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है तो वो हके बके रह जाते हैं। पूरे 958 करोड़ का घोटाला और ये जानकारी वो रात को सीएम भारती को भी सुनाते हैं। अब सीएम इस चीज का क्या करेगी? क्या सीएम रानी भारती ही रहेगी या वापस भीमा भारती बन जाएंगे बिहार के नए सीएम? जानने के लिए देखते रहिए महारानी सीजन 1 पार्ट 2। तब तक मैं हूँ प्रियांशी और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।